हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का 11th स्टैंडर्ड में स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की काफी अच्छी पढ़ाई किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पता नहीं आप लोगों का एग्जाम का क्या हुआ। बहुत से पेरेंट्स बोलते एग्जाम लेना चाहिए, बहुत से पेरेंट्स बोलते एग्जाम नहीं लेना चाहिए। जो पेरेंट्स बोलते एग्जाम लेना चाहिए उनको पूरा कॉन्फिडेंस अपने बच्चे के ऊपर कि अपना बच्चा किसी भी तरीके से काफी अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। और फिर बच्चे जो पेरेंट्स है वो कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे और कौन से इसमें नहीं आएंगे वो आप लोग खुद समझ सकते हो। ओके, चलिए, जो भी कुछ मैटर है वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट के रूल्स है, वो एजुकेशन मिनिस्टर और कोर्ट जो भी कुछ फैसला देगी या जो भी कुछ लेंगे उसको अपने को सबको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, यानी उसी के साथ में अपने को चलना है। तो जो भी कुछ मैटर रहेगा वो अलग मैटर है। अभी अपने को 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से बात करना है। सभी को मालूम है कि मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड के मैथ का या 9th स्टैंडर्ड मैथ का अपने को 11th और 12th स्टैंडर्ड के मैथ में कितनी जरूरत गिरेगी वो अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन तो आज अपन नहीं करेंगे। डिटेल डिस्कशन अपन आराम से बैठ के करेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर्स है, 12th स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर की अपने को जरूरत गिरने वाली है। पूरा चैप्टर के अपने को जरूरत गिरेगी या पर्टिकुलर कोई पॉइंट है जिसकी अपने को जरूरत गिरेगी। जैसे कि अगर समझो बात कर सकते हैं अपन अलजेब्रा के अंदर अपने बने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन जनरल टर्म निकाल देते, टीएन निकाल देते। अधर में अब बहुत से बच्चों के कान खड़े हो कि सर अपने को फार्मूला पूछेंगे क्या। घबराइए मत, मैं आपको आज फार्मूला वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। अधर में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लॉकडाउन की वजह से इतने सारे परेशानी हो गई आप लोगों को कि आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो दिमाग में से आपके निकल गया है। अधर में लेकिन एक बात आप बोल रहे हैं कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए उन्होंने बोला था कि सीईटी के एग्जाम लेंगे, और सीईटी वाली जो एग्जाम है मतलब एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 10वीं के बेस के ऊपर होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के ऊपर से अगर आपका 10 का अगर आपका मार्कशीट बन जाएगा तो काफी सारे बच्चों का इसमें लॉस ही लॉस है। अगर में क्यों? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में कैसा है आप सभी को पता है, थोबड़ा देख के मार्क मिलते हैं। जिसका थोबड़ा अच्छा, जिसके रिलेशन अच्छे, जिसने टीचर को कभी कुछ जिंदगी में बोला नहीं है, इसका मतलब जिसने जिंदगी में कभी पढ़ाई किया नहीं है, मतलब टीचर से खेटे लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को अच्छे ही मार्क मिलेंगे। अगर में तो इसमें जो होशियार बच्चे हैं उस होशियार बच्चों का काफी सारा लॉस है। जो फ्रंट बेंच वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का बहुत लॉस हो चुका है। बैक बेंच वाले हमेशा ही मजे में रहे, साल भर पढ़ाई नहीं किया, बढ़िया एंजॉय किया। मुझे 2-3 बैक बेंच वालों का फोन आया था कि देखो सर, बोले हमने बगैर पढ़ाई किए हम 10वीं पास हो गए। अरे मतलब बहुत अच्छी बात है। कोरोना अगर 3-4 साल रह गया तो तुम 11th-12th भी निकल जाएंगे। आधे में कल ही मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक जोक पढ़ा कि उसने अगर बोला कि कोरोना अगर 2 साल और रहता है तो मैं साइंस सब्जेक्ट लू क्या। दिन में तो नेचुरली आप सोच सकते हो कि बाकी लोग भी इतने परेशानी में, तो आप लोग कितने परेशानी में, मैं आपकी परेशानी जानता हूं कि कंफर्मेशन नहीं है कि आपका एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर भी आप लोगों ने दिन रात पढ़ाई किया हुआ है। जहां जहां भी आप लोगों ने क्लासेस लगाए थे, काफी क्लासेस में भी आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया हुआ है। टीचर ने भी आपको अच्छी तरीके से सभी चैप्टर समझाने की कोशिश किया हुआ है। आपने काफी सारी एग्जाम्स दी होंगी, लाइव एग्जाम बहुत बार हुई होंगी आप लोगों की। स्कूल की भी आपने एग्जाम दिया हुआ है, स्कूल के असाइनमेंट वगैरह जो भी कुछ है काफी सारी आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अगर होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी मालूम मिल जाएगा। नहीं तो फिर जो बैक बेंच वाले उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और जो फ्रंट बेंच वाले हैं उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो अपन बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की कि अपने को मैथमेटिक्स के अंदर 11th और 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर है और किस किस की अपने को जरूरत गिरने वाली है। पूरे चैप्टर के बारे में अगर सोचा जाएंगे तो जैसे पहला आपको चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो अपने को काम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो nth टर्म अपन फाइंड आउट करते हैं, nth टर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म फाइंड आउट करने के दो आपके पास में फॉर्मूले दिए हुए थे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जनरल टर्म वी कैन फाइंड आउट द nth टर्म। तो nth टर्म आपने फाइंड आउट करते थे, उसमें आप फर्स्ट टर्म निकाल देते, कॉमन डिफरेंस आपको निकाल देते। तो nth टर्म का कंसेप्ट अपने को काम आएगा जब अपन 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन आपको एक चैप्टर है, तो डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर आपको वो nth टर्म्स की क्या गिरेंगी, जरूरत गिरेगी। वहां पर जिस तरीके से अपने 10th स्टैंडर्ड में लॉजिक यूज किया हुआ है वही लॉजिक आपको उधर 12th स्टैंडर्ड में क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी अपने को बहुत बार जरूरत गिरेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन चैप्टर है। इंटीग्रेशन चैप्टर में कि कुछ प्रॉब्लम अगर अपने को सॉल्व करना है तो उसके लिए अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। सभी लोगों को याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरीके से रहती करके, 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो वो अपने को वहां पे क्या गिरेगी, उसकी जरूरत गिरेगी। उसके बाद में आपके पास में नेचर ऑफ रूट्स भी था। अब नेचर ऑफ रूट्स अपने किस तरीके से डिसाइड करते हैं, किसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं। तो वही नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे यूज होगा। जो आपने कंडीशन वहां 3 कंडीशन देखी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, सेम यहाँ पर भी देखेंगे अपन। तो आपको यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी उसकी आपको क्या गिरेगी, जरूरत गिरेगी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको इंटीग्रेशन में भी जरूरत गिरेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें भी आपको जरूरत गिरेगी। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वहां पर भी अपने को उसकी जरूरत गिरेगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। और दूसरा कौन है, नेचर ऑफ रूट्स की जरूरत गिरेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का पार्ट हो गया। फिर उसके अंदर आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी आपको मालूम है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता, कौन निगेटिव रहता, ग्राफ किस तरीके से निकालते हैं, पॉइंट अगर आपको दिया है तो वो पॉइंट पर्टिकुलर किस तरीके से अपन प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद में उसके अंदर अपन ने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था। ओके, फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद में आपके पास वो क्वाड्रेंट की तो मैंने आपको भी समझा दिया। तो डिस्टेंस फार्मूला अपना आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी अपने को डिस्टेंस फार्मूले की क्या गिरेगी, जरूरत गिरेगी। और पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि पॉइंट प्लॉट करने के बाद में अपने पास में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आपने एक मेथड पढ़ी है, ग्राफिकल मेथड। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिए हुए रहते थे, सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड या सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल। तो अपने को ग्राफिकल मेथड की भी यहाँ पे अपने को जरूरत गिरेगी, क्योंकि अपने पास में एक लीनियर प्रोग्रामिंग करके चैप्टर है। उस लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम जो भी आपको दिए हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को लीनियर यानी ग्राफिकल मेथड की क्या गिरेगी, अपने को जरूरत गिरेगी। सेम कंडीशन है, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट जिस तरीके से आप निकाल देते हो वही इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पर आपको निकालना है। थोड़ा सा उसका एडवांस रहेगा, लेकिन बेसिक जो है वो आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला जो है ग्राफिकल मेथड, उसी के बेस पे वो अपना क्या रहेगा, सॉल्व करने का तरीका रहेगा। क्रैमर्स रूल अपने को था, तो यहाँ पर भी अपने को क्रैमर्स रूल की जरूरत गिरेगी। अपने को एक आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, चेक करना पड़ेगा आपको कि वही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है, तो वहां पर अपने को उसकी जरूरत गिरेगी। दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको एक अगर एंगल दिया हुआ है, एंगल पे से आपको स्लोप निकालना पड़ता था, तो यहाँ पर भी आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर अपन देखा जाएगा, ये सभी जो चैप्टर मैंने अभी आपको समझा के दिए, इन सभी चैप्टर को अपनी को 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में क्या गिरेंगी, जरूरत गिरेगी। और सबसे मेन जो चैप्टर है, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में सबसे आसान जाता था, वो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। है ना, बहुत से बच्चों को आसान चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, है कि नहीं। तो बस वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो पेपर 2 के अंदर और पेपर 1 के कुछ चैप्टर के अंदर हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज ही करना है। अगर में तो आपको करना क्या है, जहां से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होता है, 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता, 9 से होता, 10 से होता। इन 8 में होता कि नहीं इतने मुझे आइडिया नहीं है। अगर 8th स्टैंडर्ड में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्टार्ट होता होगा, तो सबसे बेसिक क्या कीजिए आप, 8th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक और 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो भी आपको दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से कर लो। 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री जो भी चैप्टर है आपके पास में, वो चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप एकदम परफेक्ट करके रख लो, ताकि आपको उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको दी हुई है वो आपको समझ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा रहता है वो भी आपको समझ जाएगा। अगर में निगेटिव एंगल की अपन बात करेंगे वो भी आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा बहुत कुछ दिया हुआ है आपको 10th स्टैंडर्ड के इसमें। तो सबसे पहले अगर आपको 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का, यानी सीधा सीधा अपन बोलेंगे जूनियर कॉलेज का, अगर आपको मैथ अगर अच्छी तरीके से आना है, तो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर एकदम परफेक्ट आने को होना। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर एकदम परफेक्ट आ गया, उसको कोई भी प्रॉब्लम जाएगा नहीं।
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 60 to 70% उसी का अपने को यूज करना है, और बाकी बचे हुए जो कुछ पॉइंट्स रहेंगे उसको अपने क्या करना है, एलाबोरेट यहाँ पे करना है ना में। तो करना क्या क्या है आपको पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर की जो जनरल टर्म्स है उसके बारे में आपको स्टडी करना है उससे रिलेटेड उसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, किस तरीके से निकाला, उसको आपको रेफर करना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको ग्राफिकल मेथड जो है उस ग्राफिकल मेथड आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी समय काफी है, कब आपके क्लासेस चलोगे, कब आपके कॉलेज चलोगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितनी भी अपने पास में समय, उस समय का कुछ तो भी थोड़ा बार यूटिलाइजेशन आपने करना चाहिए। ओके, तो ग्राफिकल मेथड आपको करना है। फिर अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसके अच्छी तरीके से आपको स्टडी करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको दो जगह काम आ जाएगी, एक आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा और एक आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी उसकी हेल्प लगेगी, है ना। फिर उसके बाद में क्रैमर्स रूल की बात करेंगे अपन। क्रैमर्स रूल भी आपको देखना है। नेचर ऑफ रूट्स जो आपके पास में थे, सॉरी नेचर ऑफ जो थे ना, नेचर ऑफ रूट्स आपके जो थे उसकी भी अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जरूरत गिरेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत गिरने वाली है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दोनों का करके रखना। मैंने बाकी चैप्टर के बारे में आपको 9th स्टैंडर्ड के बाकी चैप्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको यानी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो है 9th और 10th वो आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल पूरे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये दोनों का मिक्स करके अपने को एक चैप्टर दिया हुआ है। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी अच्छे से आपको स्टडी करना है। उसके अंदर आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला उसकी आपको स्टडी करना है। फिर वहां पे आपके पास में सेक्शन फार्मूला था, पुराने सिलेबस में दोनों थे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थे। आपके पास में इस बार 10th स्टैंडर्ड का जो नया सिलेबस है इसके अंदर सिर्फ इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला था। तो आपको इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला उससे अपने मिड पॉइंट निकाला था, वो मिड पॉइंट वाला फार्मूला इन दोनों का आपको क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि ये दोनों फार्मूले अपने को पेपर 1 के अंदर 5th नंबर पे एक चैप्टर है वेक्टर करके, उसमें भी इसकी अपने क्या गिरेंगी, जरूरत गिरेगी। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से एकदम उसको बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड, उसको अच्छी तरीके से क्या करना, आपने धो देना मतलब अच्छी तरीके से उसको एकदम बिल्कुल इतना परफेक्ट करके रखो कि मैंने अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड पूछा, जैसे मैंने आपको sin 45 की वैल्यू पूछ लिया, cos 30 डिग्री की वैल्यू पूछ लिया, tan 90 डिग्री की वैल्यू अगर मैंने आपको पूछ लिया, sin माइनस थीटा इक्वल टू आपको पूछ लिया, निगेटिव एंगल जिसको अपन बोलते हैं, तो फटक से आपको आंसर देते आने को होना। तो इतने अच्छी तरीके से आप उसको क्या कीजिए, एकदम जबरदस्त बिल्कुल उसको परफेक्ट करके रखिए। अरे में ये सब होने के बाद में फिर मेंसुरेशन करके आपको चैप्टर था, अरे में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसको पुराने सिलेबस इसमें नाम था उसको मेंसुरेशन, नहीं इसमें नाम आ गया मेरे ख्याल से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या एरिया एंड सरफेस एरिया कुछ तो नाम था उसको, अरे में जो आपके सिलेबस में से कट किया हुआ था। आपको करना क्या है, उसके रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है ना, जैसे सर्कल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी कुछ है समझे ना समझे वो सब फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है। अरे मैं 10वीं में तो चले गया, और मैंने आपको जिस समय मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे अपना पॉसिबल होते गया, मैं आपको समझाते गया कि ये जो चैप्टर है इनकी अपने को आगे चल के बहुत जरूरत गिरने वाली है। कुछ बच्चों ने ध्यान रखा होगा, कुछ बच्चों ने हमेशा की तरह ये कान से सुना और वो कान से रवाना कर दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो गया सो गया, लेकिन जो आने वाला है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, तो अपने को परेशानी का कुछ भी सामना करना नहीं पड़ेगा। आई बात ध्यान में। तो इस तरीके से आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। पहले अपन 3-4 लेक्चर बोलो या 7-8 लेक्चर के अंदर सिर्फ अपन बेसिक की स्टडी करेंगे, और बेसिक स्टडी के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपन 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा पहले उसका अपन डिस्कशन करेंगे। अरे क्यों, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी मालूम है, 0 डिग्री की मालूम है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतनी ही आपको पता है, लेकिन यहाँ पर आपको 75 डिग्री की भी वैल्यू निकालना पड़ता है।
इधर में 65 डिग्री की भी वैल्यू निकालना पड़ता है, 135 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू, ये भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब ये वैल्यू निकाल देगा तो उसमें कुछ फार्मूलेज है इधर में, लेकिन ये फार्मूले आने के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आने का होना। जैसे यहाँ पे 180 की वैल्यू अगर निकालना है तो मैं साइन 90 प्लस 90 करूंगा, तो मुझे साइन 90 की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मुझे साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो मैं 135 डिग्री को 90 प्लस 45 डिग्री लिखूंगा, तो मुझे साइन 90 की वैल्यू मालूम होना, कॉस 90 की वैल्यू मालूम होना, साइन 45, कॉस 45, ये चार वैल्यूज मालूम है तो मैं साइन 135 डिग्री या कॉस 135 डिग्री की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे वही मालूम नहीं है उनकी वैल्यू जो मैं 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका, उसकी ही वैल्यू अगर मुझे मालूम नहीं है तो फिर मुझे आगे परेशानी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको जितना भी अभी ये इसके अंदर समझाया कि अपने को 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर अपने काम के है, तो उसके ऊपर आप 100% फोकस कीजिए। आपके पास में काफी समय है, उसका आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके रखो। फिर आप देखना कि आपको 10th स्टैंडर्ड और 11th और 12th स्टैंडर्ड का मैथ कितना आसान जाएगा। है में नए नए कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे जैसे अपन हायर स्टडी में जाएंगे आपकी बुद्धि भी बढ़ते जाएगी, में आपका लॉजिक भी डेवलप होते जाएगा और आपको समझने में भी आसानी जाएगी। एक परी 9th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में 10th का इजी था उसी तरीके से 10th के कंपैरिजन में 12th स्टैंडर्ड का काफी इजी है। में मैथ जो है ये हार्ड नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक कमजोर रहने के वजह से ही आपको परेशानी जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था आपको कि मुझे अगर साइन 135 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना है, अगर मुझे साइन 90, कॉस 90, साइन 45, कॉस 45 की वैल्यू मालूम है तो मैं आसानी से साइन 135 की वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे वही नहीं मालूम जो मैं ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका, मुझे वही नहीं मालूम तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और फिर वहां पर बाद में बच्चे आते, फिर बच्चे बोलते सर हमको मैथ समझ नहीं रहा, मैथ में इस तरीके से हमको प्रॉब्लम आ रहा है। में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने बेसिक किया हुआ नहीं है। में तो अभी आपके पास में समय है, आप अच्छी तरीके बेसिक के ऊपर फोकस कीजिए। जो जो मैंने आपको चैप्टर बताए, जो चैप्टर में के मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए, इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करो तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होगी नहीं। में तो ये ओवरऑल होने के बाद में तो पहले अपन 7 या 8 लेक्चर अपने पूरे बेसिक से चलेंगे, उसमें के 3-4 लेक्चर्स जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर चलेंगे, फिर 2-3 लेक्चर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर चलेंगे। ये सब कुछ होने के बाद में एक आपके पास में मार्केट के अंदर एक लॉग बुक आता है जिसके आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत काम गिरेगा। फिजिक्स का जब आपके लेक्चर होंगे, फिजिक्स के जब टीचर आपको इंट्रोडक्शन करके देंगे तो आपको 100% बोलेंगे कि आप एक लॉग टेबल परचेस करो। बहुत से जनों को तो समझता ही होगा लॉग टेबल, इनकेस किसी बच्चों को अगर नहीं समझता है तो मार्केट के अंदर लॉग टेबल मिलता है, कुछ मेरे ख्याल से 10 रुपए 20 रुपए के करीब कुछ प्राइस होगी उसकी। इधर में तो नवनीत का जो लॉग टेबल है जिसको गोल्डन कलर का गोल्डन इस पे लिखा हुआ रहता है उसमें, तो वो लॉग टेबल जो है ना वो आप परचेस कर लेना। पुराना रहा तो भी चलता है, नया रहा तो भी चलेगा। ऐसे में रिलायबल वाले का परचेस करना, नवनीत वाले का मत परचेस करना, क्योंकि नवनीत वाले के अंदर फार्मूले कम दिए हुए हैं। ऐसे में अपने को फार्मूले के लिए होना, तो ये जो अपन एक लॉग टेबल जो परचेस करेंगे इसका आपको मैथ के अंदर भी जरूरत गिरेगी और फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल्स उसी पे सॉल्व होते हैं। ऐसे में अब बहुत से बार कंसेप्ट ये आता है कि बहुत से बच्चे क्या करते थे, मैथ चैप्टर को स्किप कर देते हैं, यानी मैथ को क्या करते स्किप करते, मैथ के जगह वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको फिशरी ले लेते, या बहुत सी जगह कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ कुछ कॉलेजेस में वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को इसके अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए मैथ आना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर मैथ अगर आएगा तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ जाएंगे। ध्यान में तो इन तरीके से अपने को प्रिपरेशन करना है। तो आप एक लॉग टेबल क्या कर लीजिए, आप परचेस कर लीजिए और फिर वो लॉग टेबल के अंदर जितने भी बेसिक फार्मूले जो दिया है वो धीरे धीरे अपन क्या करेंगे प्रूव करते जाएंगे। कुछ फार्मूले आपको समझा के दूंगा, कुछ फार्मूले आपको क्या करना है प्रूव करना है, और वो अपन प्रूव करके देखेंगे तो फिर आपको एकदम आसानी जाएगा। है में तो ये लेक्चर में अपन यही रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक से अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के जब भी आप अटेंड करोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का है उसको अच्छी तरीके से आप रेफर कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आपके उसमें अगर नोट्स होंगी तो वो भी आप साथ में रखिए। और लॉग टेबल के अपने को 7-8 लेक्चर के बाद में अपने को लॉग टेबल की क्या करेंगे जरूरत गिरेंगी।
ओके, तो यहीं पर मैं ब्रेक करता हूँ और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप जब मेरी और आपकी जब मुलाकात होगी उस समय आप मुझे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उससे एकदम 100% ओके करके ही मिलोगे। ओके, तो चलिए ये लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ, फिर मिलेंगे।